नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कहानी जूठन। लेखिका सोनिया सैनी। आंगन से आई थाली गिरने की आवाज से बहू सुमित्रा दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। क्या हुआ अम्मा? थाली काहे गिरा दी? बामुश्किल शब्द निकले सुमित्रा के मुख से। ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे, 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे? जूठी थाली में ही खाना निकाल लाई मेरा। सावित्री देवी ने मुंह से शोले बरसाते हुए जवाब दिया। गुस्से से उनका सारा शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज कि नई नवेली बहू सुमित्रा की रुलाई फूट पड़ी। रुंधे गले से ही उसने अब क्षमा याचना की। गलती हो गई अम्मा, साफ ना हुई होगी थाली सही से, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहां से। मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले। अम्मा फिर गरजी। बहू सुमित्रा ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। इधर अम्मा सावित्री देवी लगी रगड़ रगड़ कर नहाने। ना जाने किसका जूठन खिला दिया मुझे, अपवित्र कर दिया निकम्मी ने। अम्मा बड़बड़ाती जा रही थी। 2-4 दिन बीते तो अम्मा कुछ सामान्य हो गई, लेकिन बहू सुमित्रा को अम्मा का यह व्यवहार खटक गया था। अम्मा जी यानी सावित्री देवी बड़े ही रोवेले व्यक्तित्व की महिला है। उनकी कड़कती आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देती हैं। खेत खलियान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे रमेश और सुमेर है। बड़े बेटे रमेश की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। सुमित्रा अम्मा जी की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से है, इसलिए अम्मा हमेशा ही उसको दबाकर रखने की कोशिश करती हैं। बड़ा बेटा तो मानो माँ की परछाई है। माँ कहे दिन तो दिन, कह दे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना, या यूं भी कह सकते हैं कि बिना सोचे पत्नी को किसी के सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करके भी सुमित्रा अपने पति को ही अपना सावर्स समझती थी। अम्मा की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 18 बरस की कमसिन सुमित्रा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी और मुफलिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनमें आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, सुमित्रा बिना माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। अम्मा ने एक नजर में उसे अपने रमेश के लिए पसंद कर लिया था। यूं तो अम्मा कड़क स्वभाव है, मैं समझ रही हूं, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान, कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव लगा सुमित्रा को अम्मा का। सुमित्रा अपने पति को बता रही थी। पति ने कहा, देख, तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। एक बात की गांठ बांध ले, अम्मा को जूठन से सख्त चिढ़ है। ध्यान रहे, उनको किसी की पैनी उतरन और जूठन तनिक ना छूने पाए। अगर हुई तो तू जाने और अम्मा जाने। मैं तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊंगा। जो लुगाई मेरी माँ का ध्यान ना रख सके, उसे क्या फोड़े पर घिस घिस के लगाऊंगा मैं? त्योरियां चढ़ाते हुए रमेश ने सुमित्रा को फटकार लगा दी। बाप के घर पटक देने की बात से सुमित्रा थोड़ी असहज हो गई थी। कौन सा सगा बाप था उसका? सौतेला बाप, वो भी पूरा कसाई। जरा भी भनक लगी कि ससुराल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, उसके साथ साथ उसकी माँ की भी जिंदगी नर्क बना देगा वो। ना जाने माई ने भी कौन जन्म की सजा भुगती उस नशेड़ी से ब्याह करके। सारा जीवन रोकर ही काटा। 2 रोटी खाने के लिए दिन भर खेत में मजदूरी करती, उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती। अनायास ही उसकी आंखों के कोर भीगने लगे। अगले ही पल खुद को संयत करते हुए वो घर के कामकाज में लग गई।
इस घटना के बाद सुमित्रा बहुत सावधान रहने लगी और अम्मा तो जो थी सो थी ही। ले देकर बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वो भी लल्ला जी कहकर उसकी सारी फरमाइशें पूरा करती। रमेश को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन अम्मा और सुमित्रा ही अकेले रहते। सुमेर के होते अम्मा को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बांका नौजवान था सुमेर। भाई की अनुपस्थिति में घर, खेत, जमीन, जायदाद सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो अम्मा लाड से उसका सिर सहलाती, फिर अपने कमरे में जाकर सोती। सुमित्रा अपने कमरे में खड़ी माँ बेटे के प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती। आखिरी बार उसने कब माँ का प्रेम भरा स्पर्श महसूस किया था, उसे याद ही नहीं। पहले पिता ने गर्भवती माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली थी। कितने ही साल तो माँ ने समाज में नाक रगड़ रगड़ कर सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दिए। पुरुषों के इस समाज में किसी स्त्री को अगर पुरुष छोड़ दे तो समाज स्त्री में ही खोट ढूंढना प्रारंभ कर देता है। 17 बरस की कच्ची उम्र में शादी, तलाक और बिना पति के कोख में एक बच्चा लिए उसने दर दर की ठोकरें खाई। मर्दों की अच्छी बुरी नजरों का सामना किया। वो भीतर से टूट रही थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे सहारा दिया, ब्याह करके अपने घर ले गया। उसने फिर जीने की कोशिश की ही थी कि एक बार फिर सच्चाई ने अपना भौंडा रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ का ये नया पति हर रात उसकी अस्मत को कुचलता, मारपीट करता और दिन चढ़ते ही बोतल खोलकर बैठ जाता। जब अपना पेट पालने के लिए वो मजदूरी करने लगी तो उसकी मेहनत की कमाई भी वो छीन कर दारू में उड़ा देता। उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया है। शायद उसे अब कोई आस ही नहीं जीवन से। सुमित्रा की शादी तय करते समय भी माँ बिल्कुल संवेदनहीन सी खड़ी थी। उसने कोई विरोध भी ना किया और ना ही खुशी जाहिर की थी। जिंदा लाश बनकर जीती। उसकी माँ अब सुख और दुख का एहसास ही भूल चुकी है। उसका हृदय खाली हो चुका है, जिसमें ना प्रेम है ना नफरत। सुमित्रा ऐसे ही बिना ममता की छांव के बड़ी हुई है। इसलिए माँ बेटे का प्रेम देखकर अक्सर सुमित्रा भावनाओं में बह जाती। भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख सुमेर की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो सुमित्रा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। सावित्री भी लल्ला जी का काम को कभी इनकार ना करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर सुमेर बदनीयत से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली सुमित्रा रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल जिसकी लटें उड़ उड़कर सुमित्रा के चेहरों को चूमती रहती, सुमेर के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। अम्मा को सुमेर का यूं सुमित्रा से बोलना बतलाना बुरा ना लगता था। ना ही उन्हें कभी सुमित्रा को बिना घूंघट करे सुमेर से बात करने को मना किया था। सुमेर के हंसी मजाक को वो उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। सुमित्रा के मन में कोई खोट ना था। वो तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी। उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था, इसका अंदाजा नहीं था सुमित्रा को। समय बीत रहा था। सुमेर की गिर्द दृष्टि भी सुमित्रा पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहेली चकोरी की हालत गंभीर है। रात का समय था। अम्मा की बेचैनी देख सुमेर ने कहा, काहे चिंता करती हो अम्मा, मैं तुझे अभी मौसी के पास पहुंचाए देता हूँ। आधी रात ही अम्मा सुमेर को लिए निकल पड़ी चकोरी के घर। चकोरी के घर पहुंचकर अम्मा ने सुमेर को वापस घर लौटने को कहा। बहू को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, तू अभी घर के लिए निकल, यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दूंगी। सुमेर देर रात को घर पहुंचा।
देखा तो सुमित्रा को अपना ही इंतजार करते पाया। मौसी ठीक तो है ना लल्ला जी? चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुमित्रा ने कहा। ठीक क्या, उनका आखिरी वक्त समझो। ओह, भाभी एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई। अभी लाई। आंचल समेटती सुमित्रा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि सुमित्रा को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलटकर देखा तो सुमेर उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसने सुमित्रा पर डाली। सुमित्रा एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नजर से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप सुमेर को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल सुमेर उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूं, सुमेर हूं। सुमेर भी बुला सकती हो। हाँ चाहिए, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी जरूरत? सुमेर कुटिलता से मुस्कुराया। सुमित्रा पर घड़ों मानो पानी गिर गया। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस! भूल रहे हो तुम्हारी बड़े भाई की पत्नी हूं। अभी निकलो यहां से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। सुमित्रा गुस्से से चिल्लाई। अच्छा, और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुनेंगी? 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगी तुम्हें, झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो ढीठता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए। सुमित्रा गिड़गिड़ा रही थी। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? एक ही झटके में उसने सुमित्रा को बिस्तर पर गिरा दिया। सुमित्रा जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा, अम्मा जी, कोई तो बचाओ मुझे। सुमित्रा विलाप कर रही थी। खट से दरवाजा खुला। देखा तो सामने अम्मा खड़ी थी। कमरे में रोती बिलखती बहू, अर्धनग्न हालत में बेटा और लगभग वैसे ही हालत में बहू। सुमेर! अम्मा गरजी। अम्मा, मेरी कोई गलती ना है। ये सुमित्रा ही मुझे बहला फुसलाकर। सुमेर ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था अम्मा अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती। उधर अम्मा जड़ हुई खड़ी थी। आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा। कुछ होश संभाला तो 25 बरस पहले की घटना एक के बाद एक आंखों के आगे घूमने लगी। मुझे माफ कर दो माई, मेरी कोई गलती ना है। मैंने तो रमेश के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी ना देखा। एक कलेवा खुद मेरे कमरे में घुस चला आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर माई? बताओ माई, मेरा क्या कसूर? आप भी कुछ बोलो ना रमेश के बापू। सावित्री ने पति की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। अरे, तू तो है ही कुलक्षणी। तूने ही लटके झटके दिखाए होंगे। ऐसे कोई आदमी बिना रात किसी औरत से जबरदस्ती नहीं करता। एक कलेबा तो बोल रहा था कि अक्सर आता है तेरे कमरे में, तू ही बुलाती है। तेरा मुझसे पेट नहीं भरता? बोल कुलटा, कब से चल रहा है ये सब? भगवान जाने पेट में ये बच्चा भी किसका लिए घूम रही है। रमेश के पिता अमर सिंह ने जहर उगलती जुबान खोली। ऐसा मत कहो रमेश के बापू, मेरा भरोसा करो। माई, आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसे अन्याय ना करो। मेरे साथ मैंने कभी भी इसको ना बुलाया। ये पहली बार मेरे कमरे में घुसा है। आपके एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा रहा है। सावित्री गिड़गिड़ा रही थी। तू सच बोले या झूठ? किसी की जूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक जूठन है, बस जूठन। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं। आ कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फिकवा देना। पता तो चले इस कलंकनी को
बस चलने का क्या परिणाम होता है, माई ने फैसला सुना दिया था। सावित्री रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे जूठन बुला रहा था। वो असहाय सी घुटनों में मुंह छुपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और रमेश को गोद में उठाकर आधी रात ही वहां से भाग निकली। दूर के भाई की मदद से सारा जेवर बेचकर सुदूर क्षेत्र में जमीन खरीदी और वहीं खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही रमेश और अपने अजन्मे बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति की होते हुए भी पूरा जीवन विधवा का बिताया। पति, ससुराल, मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वो था जूठन का दाग, जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती न होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दंड देती रही थी सावित्री। आज भी जूठन देख उसने अपने कानों पे वही जूठन वाली आवाज सुनाई देने लगती है और वो विचलित हो जाती है। अम्मा हमारी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी। डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। फैसला तो वो जानती थी, सुमेर के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई गरीब घर की अनाथ लड़की, कौन मेरा सुनेगा? यहाँ से निकाल ली जाऊंगी तो मेरे साथ साथ मेरी माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। सुमित्रा का मन अब खुद से ज्यादा माँ के लिए व्यथित हो उठा। मैं यहाँ किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा, किसी से कुछ ना कहूंगी। मुझ अभागन पर तरस खाओ, सुमित्रा बोलती जा रही थी। जूठन, तू जूठन, बामुश्किल कुछ शब्द अम्मा के मुंह से फूटे। पूरा साहस जुटा अम्मा फिर से बोली, तू जूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके, वो घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगता था मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी? ये बाल धूप में नहीं, तजुर्बे से सफेद हुए हैं। सही गलत को खूब फर्क समझ आता है। दफा हो जाए यहाँ से। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन अम्मा, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। ना जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना तो चकोरी का भांजा चंदू मुझे वापस छोड़ गया। आज अनर्थ हो जाता अगर मैं समय से ना पहुंचती। तू मेरे बेटी की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती। इस हादसे ने मेरे मन में छिपे वो जूठन के दाग से मुझे मुक्ति दे दी। अम्मा बोली, कोई कुत्ता अगर पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है, खुद आत्महत्या नहीं की जाती। ये बलात्कारी समाज में पागल कुत्ते की तरह है, जो समाज के लिए खतरा है। इससे पहले कि कोई महिला इन कुत्तों से डरकर खुदकुशी करे, इनको चुन चुनकर गोली मार देनी चाहिए। अश्रु आज सारे बांध तोड़कर बह जाना चाहते थे। ना जाने कितने बरस से इनको रोक कर रखा था सावित्री ने। सुमेर कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर सुमित्रा अम्मा के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध है, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।